नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे हम मास्टर ऑफ द रोस्टर से संबंधित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल एज ए मास्टर ऑफ द रोस्टर। दूसरा इशू डिस्कस करेंगे नए आईटी रूल्स जो सरकार के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, इस इशू से संबंधित। तीसरा इशू ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। Critically analyze the role of Chief Justice of India as a master of roster in functioning of Supreme Court। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल होता है मास्टर ऑफ द रोस्टर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में, उस रोल को क्रिटिकली एनालाइज करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, चूंकि ये मामला फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई से जुड़ा हुआ है, तो पहले हम पूरे मामले का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट में क्या कुछ हुआ है। 2018 की ये बात है। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की एक वुमन एम्प्लॉय ने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर आरोप लगाया सेक्सुअल हरासमेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सू मोटो हियरिंग स्टार्ट कर दी, यानी बिना किसी कंप्लेंट के अपने आप से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग स्टार्ट कर दी। और जिस बेंच ने हियरिंग स्टार्ट की उसको हेड कर रहे थे उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। जबकि देखो ये गलत था। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ना, कि कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ केस है वो उस मामले में जज नहीं हो सकता। तो ये पूरा मामला उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ शिकायत से जुड़ा था। तो वो अपने ही केस में जज कैसे हो सकते हैं? तो अपने ही केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, मेरे ऊपर आरोप ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश है, बड़ी कंस्पायरेसी छुपी है और उसी के तहत मेरे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं। तो उनकी बेंच ने 2 आदेश दिए थे। एक तो देखो, इन हाउस कमेटी का गठन किया गया था सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरा, फॉर्मर जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या ये बड़ी कंस्पायरेसी है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। समझ गए? यानी 2 कमेटीज का गठन किया गया था। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दूसरा क्या एक बड़ी कंस्पायरेसी है उसका पता लगाने के लिए जिसके तहत ये सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं। तो पहली जो कमेटी थी इन हाउस कमेटी, जिसका काम था सेक्सुअल चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना, उस कमेटी ने बाद में अपने निर्णय में कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस हैं वो सही साबित नहीं होते हैं। दूसरी कमेटी काम कर रही थी जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में बड़ी कंस्पायरेसी का पता लगाने के लिए। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अब 3 जजेस की एक बेंच ने सुनवाई करते हुए इस केस को बंद कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जिसके बेस पे ये कहा जा सके जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप लगे थे उनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था, बड़ी कंस्पायरेसी थी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, इस पूरे मामले से एक बात यह साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में एक बड़ा इशू है मास्टर ऑफ रोस्टर का। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब वो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस का रोस्टर बनाता है, जो डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस कौन से जज के पास जाएगा। अब बताइए, मास्टर ऑफ रोस्टर होता कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर बनाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस आते हैं ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जिन केसेस को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन से जज के पास जाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में 30 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल जज होते हैं 31 से। लेकिन कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, ये रोस्टर बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी का फायदा उठाते हुए उस समय जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस की सुनवाई खुद ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि वही तो एलोकेट करते थे कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा। उन्होंने रोस्टर इस प्रकार से बनाया कि अपने केस की सुनवाई उन्होंने खुद ही स्टार्ट कर दी।
और इस केस को नाम दे दिया गया मैटर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, जबकि ये मामला था सेक्सुअल हरासमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पे काम करते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। अब कल को अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो इसका मतलब सारी जो सुप्रीम कोर्ट है वही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए देखो 30 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब 30 में से कुछ जज ऐसे हो सकते हैं जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से मैच होती हो। 4-5 जज ऐसे मान लीजिए जिनकी आइडियोलॉजी, जिनके विचार सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार से मिलते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विचार भी मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार से मिलते हैं। एज्यूम कर लीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे जो जुड़े हुए केस हैं वो उन्हीं 4-5 जजेस के पास भेजेंगे जिनके विचार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। सारे केस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल करप्शन का केस है, वो जाएगा इन 4-5 में से किसी जज के पास में या फिर उसी बेंच के पास में, वो फैसला देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में। तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ द रोस्टर, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के सामने सुप्रीम कोर्ट घुटने टेक देगी ऐसी सिचुएशन में। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जस्टिस रंजन गोगोई से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उन पर भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे कि वो मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर जो उनके पास है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई या तो वो खुद ही करते हैं या फिर अपनी पसंद के जजेस को उन केसेस की सुनवाई एलोकेट कर देते हैं। तो इसके खिलाफ उस समय जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। उसे जुडिशरी की फंक्शनिंग का एक काला दिन भी बताया गया था। और उन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में एक जज जस्टिस रंजन गोगोई भी थे, लेकिन जब वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उन्होंने इस कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने भी अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप उन पर लगता है। जैसे काफ़ी सारे सेंसिटिव केसेस, अयोध्या, राफेल मामला, इन सब की सुनवाई उन्होंने खुद की, और इवन खुद के खिलाफ लगे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस की सुनवाई भी खुद ही की। नेक्स्ट पॉइंट, देखो डॉक्टर BR अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को संबोधित करते हुए ये चेतावनी दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी हमारी तरह इंसान ही होंगे, उनके भी सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, उनकी भी आम आदमी की तरह फीलिंग्स और प्रेजुडाइज वो हो सकते हैं। तो अगर ऐसी चेतावनी डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा दी गई थी, अभी भी सुप्रीम कोर्ट मास्टर ऑफ रोस्टर की जो वर्किंग है उसमें सुधार क्यों नहीं करती है? सुप्रीम कोर्ट के पास मौके आए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर ऑफ रोस्टर प्रोसेस में सुधार नहीं किया। जैसे देखो 2018 में अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर है मास्टर ऑफ रोस्टर की, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। 2018 में ही शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट केस में 2 जजेस की एक बेंच ने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बजाय कोलिजियम में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये कोलिजियम डिसाइड करे कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, यानी ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोलिजियम है, ये मिल के मास्टर ऑफ रोस्टर का काम करे, ना कि सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो अभी जब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस देने की बारी आती है कि किसे हायर कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है, तो फैसले लिए जाते हैं कोलिजियम सिस्टम के द्वारा, ना कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसी प्रकार से ये कोलिजियम भी मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पे काम कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अकेले मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पे काम करेंगे, यानी ये डिसाइड करेंगे कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो इंडियन जुडिशरी में रिफॉर्म्स जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाती रहती है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी
तो उन्होंने उनकी पसंद के कुछ जजेस नहीं थे, तो उन जजेस की ट्रांसफ़र कर दी गई थी दूसरे हाई कोर्ट्स में। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ सीनियर जजेस को बाईपास करके जस्टिस ए के रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो इसी के रिस्पॉन्स में कोलिजियम सिस्टम आया था, लेकिन कोलिजियम सिस्टम पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुआ है एग्जीक्यूटिव की यानी सरकार की इंटरफेरेंस को जुडिशरी में रोकने के लिए। काफ़ी सारे इश्यूज टाइम टू टाइम आते रहते हैं। इस केस में जो इश्यूज आए हैं उनकी बात करें, काफ़ी बार देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लालच होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट स्वीकार कर ली, तो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है। इस प्रकार की पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के लालच में काफ़ी बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर सकते हैं, यानी सरकार को खुश करने के लिए सरकार के पक्ष में जजमेंट्स दे सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये मास्टर ऑफ रोस्टर की जो पावर होती है ये अनचेक्ड है, मतलब कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्या किस बुनियाद पर आपने ये केस उस जज के पास भेजा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अनचेक्ड पावर तो देखो कहीं पर भी किसी भी इंसान को करप्ट कर सकती है। आर्टिकल के लास्ट में बात की जाती है कैसे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। 2 सजेशंस मेनली आर्टिकल में दिए जाते हैं। पहला सजेशन, एक तो देखो वो जज जो रिटायर होने के बाद सरकार के द्वारा दी पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, यानी रिटायरमेंट के कम से कम 3 साल बाद या फिर 2 साल बाद ही आप सरकार के द्वारा दी गई पोस्ट को ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते। इस प्रकार का अगर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा तो फिर जजेस अपने कार्यकाल के दौरान सरकार को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हासिल करने के लिए। दूसरा, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर है मास्टर ऑफ रोस्टर की, अपने हिसाब से वो अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये पावर डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, कोलिजियम के पास ये पावर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सरकार की तरफ से नए जो IT रूल्स पब्लिश किए गए हैं उनसे संबंधित हैं। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट आपको पता है, सरकार के द्वारा हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 पब्लिश किए गए। ये रूल्स सोशल मीडिया के लिए हैं, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं। देखो कई मायनों में रूल्स अच्छे हैं, जैसे कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर, फेसबुक, ये पहले IT एक्ट सेक्शन 79 के तहत इम्यूनिटी एक्सरसाइज करते थे, मतलब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंटेंट होस्ट किया जाता था इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लीगली उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता था। बट अब नए रूल्स उनको फॉलो करने होंगे अगर उन्हें ये इम्यूनिटी हासिल करना कंटिन्यू करना है। ये जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, ये देखो काफ़ी बार इन पर डेटा के मिसयूज़ का आरोप लगता है। जैसे फेसबुक पर आरोप लगा था कि उन्होंने इंडिविजुअल्स के डेटा का गलत इस्तेमाल किया। ये इन पर आरोप लगता है काफ़ी बार ये नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इंडिविजुअल प्राइवेसी पे ध्यान नहीं देते। तो अब इन सब चीज़ों के लिए इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, इनकी जवाबदेही तय होगी नए रूल्स की सहायता से। और बात करें OTT प्लेटफॉर्म्स की, ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये प्लेटफॉर्म्स भी बिना किसी सेंसरशिप के कंटेंट्स पब्लिश करते थे और काफ़ी बार जो इनका कंटेंट होता है वो समाज में पीस को ख़राब करने का काम करता है। अब नए रूल्स के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को अपने ऊपर होस्ट किए जा रहे शोज़ को क्लासिफाई करना होगा कि वो कौन सी जनरेशन के लिए ये जो कंटेंट है वो सही है और कौन सी जनरेशन के लिए कंटेंट सही नहीं है। इनका 3 टियर का एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा ताकि जो कंप्लेंट्स इनके पास आती हैं उनकी सुनवाई की जा सके। तो देखो इन OTT प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल ही तो ओपन नहीं छोड़ा जा सकता, कोई ना कोई चेक बैलेंस तो जरूरी था जो कि अब सरकार लेके आई है। तो इन एस्पेक्ट्स से अगर हम देखें तो रूल्स सही लगते हैं, बट देखो काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है इन रूल्स का। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये है
कि आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 को डाइल्यूट करने का काम करते हैं ये रूल्स। जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, यानी कल की डिस्कशन में डिस्कस किया था कि सरकार जो रूल्स लेके आई है वो पूरे आईटी एक्ट 2000 की एसेंस के अगेंस्ट है। यानी कि कहीं कहीं पर आईटी एक्ट 2000 के दूसरे सेक्शंस के बीच और जो सरकार अब ये रूल्स लेके आई हैं, इन रूल्स के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा क्रिटिसिज्म में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं, यानी ट्विटर, गूगल, फेसबुक, ये अभी सेल्फ सेंसरशिप एक्सरसाइज करते हैं, यानी खुद ही अपने कंटेंट को समय समय पर सेंसर करते हैं। तो फिर सरकार के द्वारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो कंप्लेंट्स आती हैं उन पर एक्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को ब्लॉक करना ये सही नहीं है। इससे तो सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। मान लीजिए जो कंटेंट सरकार को अच्छा नहीं लगता, जो कंटेंट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है, उस कंटेंट को सरकार ब्लॉक करने का काम कर सकती है। तीसरा क्रिटिसिज्म जो हमने कल भी डिस्कस किया था, अभी देखो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। तो सरकार ने रूल्स में जो बात बोली है कि अगर हमें पता लगाना है कि मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने सबसे पहले मैसेज पब्लिश किया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तभी पता लगा सकेंगे ना जब ये अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो पॉलिसी है इसको कमज़ोर करते हैं, इसे डाइल्यूट करते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की पॉलिसी को डाइल्यूट किया जाता है तो इससे इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी जो है वो खतरे में आ सकती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो ये जो 3 टियर का ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म है डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, तीसरे लेवल पे जो ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा वो सरकार द्वारा गठित एक कमेटी की सहायता से होगा। मतलब तीसरे लेवल पे जो कंप्लेंट सुनी जाएगी वो सरकार द्वारा गठित कमेटी के द्वारा सुनी जाएगी। तो सरकार अपनी पसंद के पर्सन्स डाल सकती है इस तीसरे लेवल की कमेटी में और इससे सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसके बाद लास्ट में एक बात ये भी कही जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के साथ क्लब करना ठीक नहीं है। डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ये न्यूज़ से संबंधित है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये एंटरटेनमेंट से संबंधित हैं। दोनों को आपने सेम रूल्स में क्लब कर दिया जो कि गलत है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं संविधान में। और जर्नलिस्ट के लिए भी एक कोड ऑलरेडी लेट डाउन है जिसको डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी फॉलो किया जाता है। तो सरकार के द्वारा ये कहना कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को अभी पूरी तरह से ये अनरेगुलेटेड हैं, इनको रेगुलेट करना जरूरी है, सरकार का ये तर्क ठीक नहीं है। तो ये जो रूल्स हैं कई मायनों में ठीक हैं और कई मायनों में सरकार ने ओवर रेगुलेशन की कोशिश की है, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो पहले हम पूरे मामले का बैकग्राउंड जानते हैं। 2015 से पहले ईरान न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है ईरान काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में। तो फिर P5+1 एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनके बीच नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई। ईरान की ये मांग थी, आप ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस आपने लगा के रखे हैं वो आप हटा लीजिए, बदले में हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को होल्ड पे रखेंगे। तो नेगोशिएशंस चल रही थी। P5+1 में कौन कौन था? P5 तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 1 जर्मनी, 6 देश एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, इनके बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी। और 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट में काफ़ी कुछ डिसाइड हुआ। ईरान ने इस एग्रीमेंट में माना कि हम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन के बनाने में। तो ईरान ने कहा कि एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का प्रोडक्शन नहीं करेंगे और लो इनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक है उसे भी 98% तक कम कर लेंगे और सेंट्रीफ्यूजेस इनको भी रिड्यूस कर देंगे बाय 2/3।
इस प्रकार की और बहुत सारी बातें ईरान ने स्वीकार की थी, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो हमारे यहाँ पर आके काफ़ी सारी साइट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, ये पता लगाने के लिए कि हम न्यूक्लियर डील में जो शर्तें मानी हैं उनको फॉलो कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। बदले में P5+1 ने यह माना था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उनको हटा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, इस न्यूक्लियर डील में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल गया था। ईरान को यह फायदा हुआ था कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे वो हटा लिए गए थे, और P5+1 जो कि चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को हासिल ना करे, उस दिशा में आगे ना बढ़े, तो कुछ समय के लिए ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक प्रकार से बंद कर दिया था। लेकिन जब ये डील साइन हुई थी, उस समय राष्ट्रपति थे ओबामा। उन्होंने तो इस डील को अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना था, जबकि ट्रंप शुरू से ही इस डील के खिलाफ थे। ट्रंप चाहते थे कि कैसे न कैसे करके ईरान को फोर्स किया जाए फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए और एक अच्छी डील साइन की जाए, क्योंकि ये डील जो है वो ईरान को देखो परमानेंटली नहीं रोकती है न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में। कुछ समय के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जरूर बंद करवाती है। जैसे देखो, एक जगह है फोर्डो, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की साइट है ईरान में, फोर्डो। यहां पर ईरान जो है वो यूरेनियम इनरीच नहीं करेगा 15 सालों तक। 15 सालों की लिमिट लगाई गई है। इसके बाद क्या इसके बाद ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है? ये क्वेश्चंस इजराइल, सऊदी अरेबिया, ट्रंप, इनके द्वारा रेज किए गए थे। उन्होंने बोला था ये डील सिर्फ कुछ ही सालों तक ईरान को रोकती है न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में, उसके बाद नहीं रोकती है। तो ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया इस डील को, और चुनाव प्रचार के दौरान भी बोला था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो यूएसए इस डील से बाहर आ जाएगा और ईरान को मजबूर किया जाएगा एक और ज्यादा कड़ी डील साइन करने के लिए। 2018 में ट्रंप इस डील से बाहर आ गए। हालांकि देखो, ईरान के द्वारा डील की शर्तों को पूरा किया जा रहा था। जो ईरान ने माना था डील में, उसको कॉम्प्लाई ईरान के द्वारा किया जा रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो वहां विजिट करते थे। उन्होंने भी माना कि जो पॉइंट्स पर ईरान एग्री हुआ था उन पॉइंट्स को ईरान अभी फॉलो कर रहा है। बावजूद इसके 2018 में यूएसए इस डील से बाहर आ गया। जबकि देखो, P5+1 में सिर्फ एक पार्टी था यूएसए, बाकी तो और देश भी थे ना। चाइना और रशिया के अलावा 3 यूरोपियन कंट्री भी थे। कौन कौन से? यूके प्लस फ्रांस प्लस जर्मनी, इनको नाम दिया गया E3। जब यूएसए इस डील से बाहर आ गया तो E3 ने विरोध किया, यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन तीनों ने विरोध किया यूएसए का कि आप इस डील से बाहर क्यों आ रहे हो। इन 3 देशों की तरफ से, यानी E3 की तरफ से यह भी कहा गया कि यूएसए ने ईरान के ऊपर जो नए सैंक्शंस लगाए हैं, जब यूएसए 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया था ना, तो यूएसए ने फिर से सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। तो इन E3 कंट्रीज ने कहा यूएसए ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं इनको इग्नोर करने के लिए हम एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे जिसका नाम होगा इंस्टेक्स, ताकि यूरोप की कंपनीज, यानी ये 3 देशों की कंपनीज ईरान के साथ व्यापार करना जारी रख सकें। ऐसा E3 के द्वारा बोला गया था। तो ईरान को भी लगा चलो कोई बात नहीं, यूएसए डील से बाहर आ गया है, कम से कम ये यूरोपियन कंट्रीज तो हमारा साथ देंगे, इनके साथ तो ट्रेड चलता रहेगा। लेकिन देखो, कुछ समय बीत जाने के बाद भी, यानी पूरा 1 साल बीत गया, फिर भी E3 के द्वारा सिर्फ बातें ही बोली गई और ईरान के साथ उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ना ईरान के ऊपर फिर से 2018 में, तो इन 3 कंट्रीज का ट्रेड भी ईरान के साथ काफ़ी कम हो गया। तो ईरान का जो पेशेंस था, धैर्य था, वो कम होता जा रहा था। मई 2019 में ईरान ने भी ईरान न्यूक्लियर डील के समय जो रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगाई थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करके फिर से यूरेनियम का इनरिचमेंट ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। जैसे देखो, ये कुछ कंडीशंस जो पहले ईरान ने ईरान न्यूक्लियर डील में मानी थी, लेकिन जब यूएसए बाहर आ गया इस डील से, फिर से सैंक्शंस लग गए, तो ईरान को लगा कि अरे हम फिर क्यों इस डील की शर्तों को माने, जब दूसरे देश नहीं मान रहे हैं तो हम भी फिर से न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ईरान ने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले शर्त थी कि 300 किलोग्राम से ज़्यादा आप लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है उसका स्टॉक नहीं कर सकते थे। ईरान ने इसे इग्नोर कर दिया, इस लिमिट को हटा दिया, ज़्यादा लो इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया।
इनरिचमेंट लेवल भी अपना इंक्रीज कर दिया, एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजिस पे R&D को इंक्रीज कर दिया, फोर्डो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे इनरिचमेंट को फिर से स्टार्ट कर दिया। मतलब ईरान ने भी जैसे को तैसा पे एक्ट करते हुए जो शर्तें मानी थी 2015 के न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, उनको इग्नोर करके फिर से कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में। इसी बीच जनवरी 2020 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के कमांडर सुलेमानी, उनका असैसिनेशन हुआ। रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए, ईरान और USA के युद्ध की संभावनाएं पैदा हो गई। तो फिर USA ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस अपने और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। इवन ईरान की अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, ईरान के लीडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, इवन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा USA ने, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए। इसी बीच देखो कोविड-19 आ गया और कोविड-19 ने ईरान की इकोनॉमी पर और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। इसके बाद मिड 2020 में ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसे नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और एक और साइट है खोजिर, ये मिसाइल फ्यूल फैब्रिकेशन यूनिट है, इन दोनों साइट्स पर अनएक्सपेक्टेडली आग लग गई, ब्लास्ट भी हुए। तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो ईरान के एनिमी कंट्रीज हैं जैसे इजराइल, सऊदी अरेबिया, उनके द्वारा, खास करके इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशंस चलाए गए थे ताकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की दिशा में रोका जा सके। इसके बाद ईरान में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीजादे, उनका भी असैसिनेशन कर दिया गया, यानी उनको मार दिया गया। तो फिर ईरान ने भी जवाब देते हुए ईरान की पार्लियामेंट, जिसमें कंजर्वेटिव्स की संख्या ज़्यादा है, यानी वो लोग जो हार्डलाइनर हैं, जो कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रति, खास करके USA के प्रति टफ स्टैंड अख्तियार किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए जाएं, ऐसे लोग ज़्यादा हैं ईरान की पार्लियामेंट में। तो उन्होंने एक बिल पास किया जिसमें कहा गया कि ईरान अब 20% से ज़्यादा यूरेनियम इनरीच करेगा। और पहले देखो ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स को आने दे रहा था अपनी साइट्स को चेक करने के लिए, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर अब ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स को भी नहीं आने देगा इंस्पेक्शन के लिए। ये बातें बोली गई ईरान की पार्लियामेंट में। और अब जैसी खबरें निकल के आ रही हैं उनके अनुसार ईरान के इस्फहान में 20% यूरेनियम का इनरिचमेंट भी स्टार्ट हो गया है। बट देखो हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG यानी डायरेक्टर जनरल वो गए थे ईरान की यात्रा पर, और एडिशनल प्रोटोकॉल जिसके तहत IAEA के ऑफिशियल्स किसी देश में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इस प्रोटोकॉल को अभी ईरान और 3 महीने तक सस्पेंड नहीं करेगा। यानी IAEA के जो ऑफिशियल्स हैं और 3 महीनों तक जाके ईरान में न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बट देखो इसी बीच बाइडन राष्ट्रपति बन गए USA के। बाइडन चुनाव लड़ते वक्त भी बोल रहे थे, यानी चुनाव प्रचार के दौरान वो बोल रहे थे कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे ईरान के साथ फिर से बातचीत स्टार्ट की जाएगी किसी प्रकार की न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए। तो अब देखो आर्टिकल में कहा जाता है समय जो है वो निकला जा रहा है, ईरान में भी तुरंत इलेक्शंस होंगे, हार्डलाइनर किसी प्रकार की डील का विरोध करेंगे या फिर USA को किसी प्रकार से रिलैक्सेशन देने के विरोध में रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ USA में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि अब बाइडन जो है वो पिछली डील से ज़्यादा सख्त डील साइन करें। लेकिन ये आसान नहीं है, लेकिन कम से कम बातचीत स्टार्ट तो हो। अभी तक तो देखो ईरान एक तरफ और USA दूसरी तरफ, दोनों के बीच में इस डील को फिर से रिवाइव करने को लेकर बातचीत ही स्टार्ट नहीं हुई है। USA की तरफ से एक स्पेशल एनवॉय जरूर अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन बातचीत अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो पहले तो किसी प्रकार का ट्रस्ट रिस्टोर करना होगा। ईरान में अभी काफ़ी सारे USA और यूरोपियन नेशनल्स जो प्रिजन में हैं उनको रिहा किया जा सकता है ट्रस्ट कायम करने के लिए, और USA की तरफ से कुछ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सहायता से सैंक्शंस लगाए गए थे उनको हटाया जा सकता है ताकि ट्रस्ट पैदा हो सके अभी दोनों देशों के बीच और बातचीत स्टार्ट हो सके। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।